classes. तो कैनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करी, मोशन इन 1D की बात करी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे और बेसिकली जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मेनली क्या बात करते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करें तो जैसे हम यहाँ से प्रोजेक्ट करें, ये एक हमारे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है। जनरली हम जब भी अभी इन चैप्टर्स में बात करते हैं तो हमें छोटे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पार्टिकल की बात करते हैं। तो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और इसकी वेलोसिटी हम इनिशियली कंसिडर कर लेते हैं u, और ये जिस एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया वो एंगल है थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ जनरली एंगल हमें गिवन है और वर्टिकल के साथ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर। अब इसका मोशन कैसा होता है ये हम एनालाइज करेंगे। उस मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये हम एनालाइज करेंगे। तो जब हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बना लेते हैं हम स्टडी करने के लिए। तो u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा होता है। आप इसे u हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, UH, H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, जिसे हम u cos थीटा लिख सकते हैं। और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, ये u वर्टिकल होता है, uv लिख देता हूं मैं इसे, और इसको हम लिख सकते हैं, या मैं ux uy लिख लेता हूं, क्योंकि हम इसको x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ये हो गया u sin थीटा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g। तो जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो तब तक हम g ही कंसिडर करेंगे, कोई और सिचुएशन नहीं गिवन हो तो ये दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए और मोशन को हम इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के साथ साथ एनालाइज करेंगे। तो अगर अब हम ऐसा सोचें, अगर ये ux नहीं होता, मतलब u cos थीटा ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता, सिर्फ u sin थीटा होता, तो ऑब्जेक्ट सेम लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर जाता, जब तक ये कंपोनेंट विच इज u sin थीटा वो जीरो नहीं हो जाता, और उसके बाद वो रिटर्न बैक होता और सेम लाइन के अलॉन्ग रिटर्न बैक होकर सेम पॉइंट पे हिट कर देता। थोड़ी देर के लिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं g और u sin थीटा को। अगर सिर्फ ये कंपोनेंट होता वेलोसिटी का, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसे स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आगे की तरफ ट्रैवल करता चला जाता। दूसरी बात इसमें यह है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जबकि अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ ये कंपोनेंट होता, तो ये वेरी करता चला जाता। वेरी कैसे करता? वही जैसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में था। इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती, फिर वहां से वो रिटर्न बैक होता और वापस यहाँ पे पहुंच जाता। तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके पास जो है वो एक्सेलरेशन है, जिसे आप रिटार्डेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, सिर्फ u cos थीटा होता, तो ये u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता, बिना किसी वेलोसिटी में चेंज किए हुए। तो अब होगा ये कि अब दोनों चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। मतलब u sin थीटा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएगा और u cos थीटा सेम ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो करता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, ऐसे ऊपर चला जा रहा है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता है, कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। क्यों कर्व फॉलो करता है ये भी हम अभी देखेंगे। तो ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी इसका हो रहा है। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता चला जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो u sin थीटा की वजह से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ u sin थीटा का मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके ये जो u sin थीटा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, जिसे हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। जैसे ये कंपोनेंट नहीं होता तो ये मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता, फिर वापस नीचे आ जाता। वैसे ही ऊपर ले जाने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो u sin थीटा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और ये दोनों चीजें मिलकर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है। लेकिन g ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये जो uy है, u sin थीटा, इसकी वैल्यू लगातार कम होगी और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके ये जो u sin थीटा है वो जीरो हो जाएगा।
जबकि u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक ऐसी हाइट जहां पर u sin थीटा 0 हो गया और वेलोसिटी के पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा u cos थीटा, वो हाइट मैक्सिमम हाइट होगी जहां पे u sin थीटा क्योंकि वहां 0 हो गया है। अब इसे ऊपर ले जाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं बची है। अब 0 होने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। अगर u cos थीटा नहीं होता तो ये यहां से यहीं गिर जाता, लेकिन अब नीचे भी आएगा और u cos थीटा तो अभी भी इसके पास है। इनफैक्ट u cos थीटा हमेशा इसके साथ रहेगा और ऑब्जेक्ट नीचे आने के साथ साथ आगे भी ट्रैवल करेगा और ये सेम सिमेट्रिकल पाथ को, कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड को यहाँ पे हिट कर देगा। तो ये हम एक पाथ बना सकते हैं जो कि ये ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा अगर हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो कुल मिला के ये डिस्क्रिप्शन है। इस पाथ को फॉलो करने की वजह है u sin थीटा और g की वजह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें u sin थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर u sin थीटा 0 हो गया। वहां पर एक ही कंपोनेंट बचा u cos थीटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करेगा और u cos थीटा जो है ऑलरेडी उसके साथ एसोसिएटेड है, बना हुआ है, कंबाइंड है, जिसकी वजह से वो आगे भी ट्रैवल करेगा और नीचे भी आएगा, तो सिमेट्रिकल पाथ फॉलो करके वो ग्राउंड को हिट कर देगा। तो ये एक मोशन का डिस्क्रिप्शन होता है। अब जो सबसे बेसिक बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में समझने वाली, वो ये है कि ये जो कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं u cos थीटा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस वजह से u cos थीटा की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया, थ्योरेटिकली भी पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नॉर्मल किसी एंगल पे प्रोजेक्शन होता है उसमें से क्या कांस्टेंट होता है, तो सीधा सा उसका जवाब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट दैट डज नॉट वेरी एट ऑल एट एनी मोमेंट। तो कंटिन्यूअसली वो कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन ये जो u sin थीटा है वो हाइट के साथ साथ और टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक u sin थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है और मैक्सिमम हाइट से लेके ग्राउंड पर वापस आने तक u sin थीटा वापस से बढ़ने लग जाता है। और क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कांस्टेंट ही पढ़ते हैं, आगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां वेरिएबल आएगा। तो फिलहाल ये कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जिस प्रोपोर्शन में जिस रेट से u sin थीटा में डिक्रीमेंट हुआ है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक, उसी प्रोपोर्शन में आगे वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और जब वो ग्राउंड को वापस हिट कर रहा होगा तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वापस दो कंपोनेंट्स होंगे इसके पास। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux एज इट इज इसके पास रहेगा ही u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था ऊपर की तरफ u sin थीटा डायरेक्टेड, वो अब नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा जो u sin थीटा मैग्नीट्यूड का ही होगा। और फिर से इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये ux कह लिया हमने, फिर से इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का इधर यहाँ पे होगा और वही वेलोसिटी होगी u जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। तो बस u का डायरेक्शन चेंज हो गया, नीचे की तरफ हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी एंगल थीटा है, जबकि इनिशियली ये ऐसे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो ये सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी का। जिस वेलोसिटी जिस मैग्नीट्यूड से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। मैक्सिमम हाइट हम उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए u sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल था और वो 0 हो चुका है, वहां के बाद से वो ऊपर नहीं जा सकता। तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने जहां से प्रोजेक्ट किया और वापस ये ग्राउंड पे जितनी देर बाद रिटर्न बैक हुआ, उस टाइम को हम जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और जो इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ वन टाइम ऑफ फ्लाइट में, यहां से हमने प्रोजेक्ट किया और ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर देता है, इसे हम रेंज के नाम से जानेंगे और इन सभी के लिए हम अलग अलग एक्सप्रेशंस डेवलप करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी के वेरिएशन के बारे में। जो फंडामेंटल स्टोरी हमने शुरू करी है कि वेलोसिटी यहाँ पर u cos थीटा u sin थीटा है, वहां वैसी है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर u cos थीटा है। इनके बीच में कैसी वेरिएशन है वेलोसिटी में, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जो मोमेंट ले लेते हैं वो t इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, मतलब जिस मोमेंट को पर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हमने उस मोमेंट को t इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया है। तो किसी भी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम t पर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से गुजर रहा था, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, वेलोसिटी का इंक्लिनेशन क्या था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहां पर देखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता जैसा पहले मैंने बताया, तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई इंक्लाइन प्लेन वगैरह ना हो, ऐसा वाला नॉर्मल कंडीशन हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो vx होता है किसी भी टाइम t पर, वो u cos थीटा के ही बराबर होता है, वो ux के ही बराबर होता है, जिसे आप u cos थीटा लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पे ये वेरी नहीं करेगा, ना हाइट के साथ और ना ही टाइम के रिस्पेक्ट में।
अब अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें किसी भी टाइम t पर, तो वर्टिकल कंपोनेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और इसलिए वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए वो v इक्वल्स टू u प्लस at से कैलकुलेट किया जाना चाहिए, और v इक्वल्स टू u प्लस at में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो u साइन थीटा था, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड था, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी ये uy है। तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए vy इक्वल्स टू, वो होना चाहिए uy माइनस gt मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और uy जो था वो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था जिसे हम u साइन थीटा कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस gt, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमें किसी भी टाइम t पर पता चल गया। अब ये डिपेंड करेगा इस टाइम पर, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लेते हैं कि हमने t कुछ ऐसा पुट किया कि ये जो gt वाला टर्म है वो u sin थीटा से छोटा है, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आने का मतलब डायरेक्शन ऊपर, और अगर t की कोई ऐसी वैल्यू है जो क्वेश्चन में बताने के लिए कहा जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है उसको यहाँ पुट करने पे gt अगर u sin थीटा से बड़ा हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, और वो फिर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा। ऑब्वियसली वो कौन सा टाइम होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से लगने के बाद वाला टाइम, उसके बाद वाले किसी टाइम पर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो सॉल्व करके वो हमें नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव मिलने का मतलब हुआ डायरेक्शन नीचे। तो कुल मिला के इक्वेशन एक ही याद रखना है, उसी से आप दोनों इसके इस तरफ वाली वेलोसिटी और इसके इस तरफ वाली वेलोसिटीज को भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब जब ये कंपोनेंट नेगेटिव आया मतलब आप यहाँ से यहाँ के बीच में किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जो है वो vx वो एज इट इज रहेगा u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वही u sin थीटा माइनस gt नेगेटिव साइन के साथ आएगा जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो फिर से इनका रिजल्टेंट इधर, तो हम फिर एक ही जगह पे एनालाइज कर लेते हैं। तो किसी भी टाइम t की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजर रहा है किसी भी जनरल टाइम t पर, तो इन दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे टेंजेंशियली कहीं इधर डायरेक्टेड होगा। दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t। अगर हम वेलोसिटी को एट टाइम t इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम लिखेंगे vt वेक्टर इक्वल्स टू vx i कैप, हम इधर इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो vx i कैप का मतलब हुआ u cos थीटा i कैप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और u sin थीटा माइनस gt अपवर्ड डायरेक्शन में है, y एक्सिस की तरफ है। तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम u sin थीटा माइनस gt j कैप का यूज करेंगे, तो ये वेलोसिटी हम वेक्टर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। इनिशियली तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यू ही हुआ, स्क्वायर ऐड करेंगे तो अभी टी टाइम पर मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। तो आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे तो हमें किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो करके देखते हैं। तो वेलोसिटी किसी भी जनरल टाइम टी पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिला यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमें ये कंपोनेंट मिला। फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी टी का स्क्वायर दैट इज g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, मतलब कि माइनस 2u इंटू जी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हम रूट में ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसमें से आप u स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1, और जब हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाएगा इसका। इसको हम ये नीचे विजिबल है क्या, तो हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख लेते हैं फिर से थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में। तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा u स्क्वायर, फिर यहाँ हमें मिलेगा g स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 2u इंटू जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हमें किसी भी टाइम t पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया। वैसे कोई रटने या मेमोराइज करने वाली बात नहीं है, लॉजिकली आप चीज़ों को समझेंगे तो दिमाग में हमेशा रहेगा। और दिमाग में ये होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, तो आप हमेशा क्या याद रखेंगे, u cos थीटा आई कैप, वर्टिकल कंपोनेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो u sin थीटा माइनस जी टी किसी भी टाइम t पर होता है तो u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप आप लिख सकते हैं। और जब आप वेक्टर फॉर्म याद रखेंगे तो आप कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड भी ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
इसे नोट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड के बाद बात आती है इंक्लिनेशन की। जैसे वेलोसिटी इनिशियली हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन अब यहाँ वेलोसिटी थीटा एंगल तो बनाएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो कम हो चुका है। पहले u sin थीटा प्लस में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो यहाँ अब ये जो एंगल बनाएगा इसको हम थोड़ी देर के लिए फाई मान लेते हैं और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी टाइम t पर इस एंगल में जो वेरिएशन है या किसी भी टाइम t पर इस एंगल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा। तो डेफिनेटली ये जो vt है वो इन दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है, तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू vy डिवाइडेड बाय vx लिखना पड़ेगा। वही वेक्टर है कंप्लीटली, तो वेक्टर रिजल्टेंट वाला ही कंडीशन एंगल जो है हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो tan phi हम कैसे लिखेंगे, तो tan phi मस्ट बी इक्वल टू vy वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी टाइम t पर डिवाइडेड बाय vx। वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस dt, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया u cos थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan phi इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, डिवाइडेड बाय u cos थीटा। हम चाहें तो ये इसको इनवर्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, vy अपॉन vx होना ही चाहिए ऑब्वियसली। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैलकुलेट करें तो इधर वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दूसरे वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से हम इंक्लिनेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज वेरिएशन इन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। उसका हमने वेक्टर फॉर्मेट देखा, मैग्नीट्यूड देखा और साथ ही साथ हमने इंक्लिनेशन देखा। कभी कभी हमें वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट बताने के लिए कहा जाता है कि किसी भी जनरल हाइट h पर बताओ वेलोसिटी में वेरिएशन क्या होगा। तो अभी तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में बात किया, अब हम h के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हाइट के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो 5 मीटर पे है, तब वेलोसिटी बताओ, तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी को हाइट के फंक्शन में कैसे लिखेंगे वो भी समझते हैं। वो भी हम ऑलरेडी जानते हैं, कैलकुलेशन जानते हैं कैसे होना चाहिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर हम हाइट के फंक्शन के फॉर्मेट में इस वेलोसिटी को लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया है वो किसी भी जनरल टाइम पर जो है वो h हाइट पर है, तो हम चाहते हैं कि ये h के टर्म्स में कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से ये कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, ये u cos थीटा ही रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पर कैसे चेंज हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे vy स्क्वायर is equal to uy square minus 2gh। ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, जिसमें u की जो वैल्यू है वो हमने फिलहाल uy लिखा है, जिसे हम u sin थीटा पुट करने वाले हैं। माइनस इसलिए यूज किया क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये हमें यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा। तो ये जो वेलोसिटी है किसी भी हाइट h पर, उसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वेलोसिटी at height h in vector form must be equal to horizontal component u cos theta I cap। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जो कभी नहीं बदलता, ना हाइट के रिस्पेक्ट में ना टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें uy की जगह पे हम पुट कर देते हैं u sin थीटा। तो हमने यहाँ पर लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये आ गया रूट में, इनटू j कैप। अब ऐसा क्यों हुआ, ये u cos थीटा i कैप प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये जो स्क्वायर है उसको हमने इधर रूट में शिफ्ट कर दिया और उसे हमने j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन जो है उसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये एक वेक्टर फॉर्मेट मिल गया। तो बड़ा आसान है इसको याद रखना, टाइम के रिस्पेक्ट में क्योंकि वेलोसिटी में वेरिएशन u प्लस at होता है और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2ax होता है, तो बस उसी रिलेशन का यूज किया हमने वर्टिकल कंपोनेंट में वेरिएशन के लिए, तो ये हमें पता लग चल गया। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं तो हमें दोनों कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर हाइट h पर जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, उसमें हम i कैप के कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करेंगे, तो ये मिला हमें u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम j कैप के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इस पूरे टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ रूट क्यों आया पता है ना, क्योंकि ये वाला स्क्वायर उधर चला गया था, रूट हो गया था, तो वापस हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, स्क्वायर करने से सिंपली ये रूट हट गया और ये जो पूरी क्वांटिटी है वो रूट के अंदर आ गई।
अब फिर से यही बात, यहाँ पर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से हम u स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो बचेगा कौन, सिर्फ u स्क्वायर माइनस 2gh। तो फाइनली वेलोसिटी एट अ हाइट h विल हैव मैग्नीट्यूड u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। तो पहले जो था दैट वाज वेरिएशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज वेरिएशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जनरल हाइट h। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमने वेलोसिटी में वेरिएशन देखा, बाकी हम इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस करेंगे तो इन सभी बातों पे फिर से फोकस करेंगे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब फिर से बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फिर डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इनिशियली वेलोसिटी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही थी, फाइनली वेलोसिटी किसी भी हाइट h पर जाके कितना एंगल बना रहा है, फाई। अगर हम वो एंगल जानना चाहते हैं तो हमें फिर से वही लिखना पड़ेगा, tan फाई इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी हमने लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया किसी भी हाइट h पर, डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी का किसी भी जनरल हाइट h पर इंक्लिनेशन भी डिसाइड कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई, वेलोसिटी में हमने वेरिएशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये तो वेलोसिटी में वेरिएशन हमें पता चल गया। अब कुछ और बातें हैं जो चेंज हो रही हैं साथ में, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि जब यहां पहुंच गया तो देखो इसके पास दो डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ जिसे आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो गया जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अगर किसी भी टाइम t की बात करें, किसी भी जनरल टाइम t पर अगर ऑब्जेक्ट यहां से गुजर रहा है तो यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए y लिख लेता हूं, इस y को हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x लिख लेता हूं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, ये रहा x, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो u cos थीटा थी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एज इट इज है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो x है वो कितना होगा किसी टाइम t पर, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है वो कितना होगा किसी टाइम t पर, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो x और y है वो लगातार चेंज होते चले जा रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था तो ये x था, ये y था, यहाँ पर पहुंचेगा तो ये y होगा, ये x होगा, यहाँ पहुंच गया तो फिर ये y हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का x हो गया। तो इस तरह से x और y लगातार इसमें चेंज कर रहे हैं। अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, थोड़ी देर के लिए हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसे हम फिलहाल के लिए वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो ये रहेगा पोजीशन वेक्टर, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला जो इंक्लिनेशन है, ये जो थीटा था वो तो वेलोसिटी का इंक्लिनेशन था, उसको मैं यहां लिख लेता हूं थीटा, लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर का इंक्लिनेशन है थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप इसको फोकस करें, ध्यान दें, ये जो थीटा है वो वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये पूरा एंगल है, जबकि ये जो वेक्टर r है जो हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन है अल्फा। तो अगर पोजीशन वेक्टर यहां पर होता तो अल्फा की वैल्यू और कम हो जाती, यहां पर होता अगर ऐसे तो अल्फा और कम हो जाता, यहां पहुंच जाता तो यही वाली लाइन पोजीशन वेक्टर हो जाती, और वैसी कंडीशन में अल्फा की वैल्यू हो जाती 0। मतलब पोजीशन वेक्टर का इंक्लिनेशन जो है इनिशियली तो थीटा कहा जा सकता है, और उसके बाद ये लगातार कम होता चला जा रहा है, और फाइनली उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताएगा, वो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ऑब्जेक्ट ने पाथ जरूर ये वाला फॉलो किया है, ये कर्व्ड पाथ फॉलो किया है, ये एक पैराबोलिक फ्रैक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पैराबोला है, वो भी हम अभी इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये तो कर्व्ड पाथ है, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेकिन किसी भी फाइनल और इनिशियल पोजीशन को हम ज्वाइन कर देते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन का जो
मैग्नीट्यूड होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताता है, मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें डिस्प्लेसमेंट भी बता देगा। तो अगर क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो भी पोजीशन वेक्टर का यूज है, या अगर आप ओवरऑल एक सिंपल नॉर्मल सा कैलकुलेशन देखें तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये x है और ये y है, परपेंडिकुलर और बेस हो गया तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होगा जिसकी वैल्यू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी। तो इस तरह से भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। रह गई बात डिस्टेंस की कि भाई ये कर्व्ड पाथ का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट हो गया, इसमें एडवांस लेवल का थोड़ा कैलकुलस यूज होता है जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाएगा तो फिलहाल ये रिवीजन कोर्स है, इसमें हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डिटेल्स जब हम बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे तब हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम t की पोजीशन है, तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वही इसे यहां से यहां तक ले गया है। दोनों कैलकुलेशंस बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों को अलग अलग आप स्टडी कर सकते हैं और फिर कंबाइन कर सकते हैं। ऊपर ले जाने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है और आगे ले जाने के लिए ये u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आप x कंपोनेंट सिंपली लिख सकते हैं u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। ये ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी भी टाइम t पर। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों की वजह से पॉसिबल हो पाया है, इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हम लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर नहीं है, वो टर्म जीरो है क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर रह गया सिर्फ ut। लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u कौन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए? वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? u साइन थीटा, u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, ये तो बन गया ut। अब लिखना है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और नीचे की तरफ डायरेक्टेड एक्सेलरेशन g को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये मिल गया बड़े आसानी से, हमें x भी पता चल गया, y भी। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका ही इंप्लीमेंटेशन है, उसका ही कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो हमें x भी पता चल गया और हमें y भी पता चल गया। अगर हमें ये पोजीशन वेक्टर लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे हम? x i कैप प्लस y j कैप। तो हमें पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, वेक्टर r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। अगर हम इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं तो हम लिखेंगे u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t और हम यहां लिख देते हैं i कैप, ये तो x i कैप हो गया, प्लस u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू हमें मिली है y की उस वो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम ये पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। फिर से अब हम चाहें डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आप y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पर मेरा मानना है कि आप x और y ये वाला याद रखो, हर बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना आसान रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो u cos थीटा इनटू t होता है, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जिसके लिए ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है वो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से कैलकुलेट करे जा सकते हैं। अब हम जरा ये इंक्लिनेशन की बात कर लेते हैं कि ये इंक्लिनेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर का इंक्लिनेशन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए आप इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे तो tan अल्फा विल बिकम y डिवाइडेड बाय x। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या था? u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपली वही ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करके कैलकुलेटेड है ये। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ut है क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर इसमें नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से एक t कॉमन करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं u sin थीटा माइनस हाफ जी टी, क्योंकि एक t कॉमन हो गया है, डिवाइडेड बाई u cos थीटा, डिनोमिनेटर से भी एक t कॉमन होके एलिमिनेट हो चुका है। तो इस तरह से हम tan अल्फा लिख सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा होगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन का भी फिलहाल प्रोजेक्टाइल में यही मतलब होता है, जब भी क्वेश्चन में हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाए तो हम इस पोजीशन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन बताएंगे। मतलब एंगल, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है राइट द इंक्लिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, तब तो समझ में आ ही जाएगी बात। अगर ये भी लिखा है कि राइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम t, तो उस बात का भी यही मतलब होता है पोजीशन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन क्या है। मतलब जो हमने ये कैलकुलेट किया, इसे आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं द एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है या कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल की जो फंडामेंटल स्टोरी है, जहां से कहानी शुरू होती है, जिसमें वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का वेरिएशन हाइट के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम के साथ कैसे वेरी करेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे वेरी करेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और साथ ही साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पोजीशन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन क्या होगा, ये कहानी फंडामेंटली शुरू होती है। इसके बाद कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस और फॉर्मूले होंगे जो क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।